आज का ये डीप डाइव स्टडी सेशन या कहो कि आज की मास्टर क्लास सच में बहुत ही स्पेशल होने वाली है। मेरे पास आज बायोलॉजी और टैक्सोनॉमी यानी जीव विज्ञान और वर्गीकरण की 6 कमाल की स्लाइड्स हैं। ओह 6 स्लाइड्स, ये तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ बिल्कुल। और मैं इस बात को लेकर बहुत एक्साइटेड हूं कि हमें इनका एक डिटेल्ड विश्लेषण करना है, क्योंकि ये सिर्फ कोई नॉर्मल डिस्कशन नहीं है। सही कहा। और इस डीप डाइव में मेरा मकसद सिर्फ इन स्लाइड्स पर लिखे फैक्ट्स को पढ़ना नहीं है। हमें कॉन्सेप्ट्स को समझना है। राइट, क्योंकि फैक्ट्स तो हम कहीं से भी रट सकते हैं। मैं एक क्यूरियस स्टूडेंट की तरह आज आपसे बहुत सवाल पूछने वाला हूं। सर मैं बिल्कुल तैयार हूं। और हाँ, मैं पूरे सेशन में एग्जाम्स के लिए सबसे जरूरी जो एग्जाम अलर्ट्स होते हैं ना, उन्हें स्पॉट करती रहूंगी ताकि कुछ मिस ना हो। ये हुई ना बात। अब टेक्सोनॉमी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ऐसे सोचिए कि एक बहुत बड़ी बिखरी हुई लाइब्रेरी है। अगर वहाँ किताबें यानी हमारी दुनिया के ऑर्गेनिजम्स सही सेक्शन में नहीं होंगी तो उन्हें ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा। ये लाइब्रेरी वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। टेक्सोनॉमी का काम इस बिखरी हुई लाइब्रेरी को अरेंज करना ही तो है। चलो अब पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं। जरूर सर। मुझे स्क्रीन पर एक बहुत ही अजीब सा विजुअल दिख रहा है। हाँ, देखो इस स्लाइड पर जो 3D विजुअल मेटाफर है, एक डीएनए स्ट्रैंड और एक माइक्रोस्कोप, वो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किताब और नक्शे के ऊपर ग्लो कर रहा है। वाह, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डीएनए, इसका क्या मतलब हुआ? ये दर्शाता है कि जीव विज्ञान के भी अपने कानून और संविधान होते हैं। जीवन ऐसी रैंडम नहीं चलता। अच्छा, मतलब हर चीज एक रूल बुक फॉलो करती है। बिल्कुल। अब देखो, जीव विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं हैं। पहली है जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, जिसके जनक एरिस्टोटल हैं। उन्होंने अपनी किताब हिस्टोरिया एनिमेलिया में 500 जंतुओं का वर्णन किया था। वेट, 500 बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के? हाँ, सोचने वाली बात है ना। दूसरी शाखा है बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, जिसके जनक थियोफ्रेस्टस हैं। और कोशिका विज्ञान, जिसे साइटोलॉजी कहते हैं, उसके जनक रॉबर्ट हुक हैं। लेकिन सर, इतने सारे जीवों को क्लासिफाई करने के टैक्सोनॉमी के स्टेप्स क्या होते हैं? कोई तो प्रोसेस होगा। प्रोसेस बिल्कुल है। कैरलस लिनेयस, जिन्हें वर्गीकरण के पिता कहा जाता है, उन्होंने इसके 3 चरण बनाए। पहला है पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहले पहचानो कि वो चीज है क्या। एग्जैक्टली, ये प्रथम और अनिवार्य चरण है। उसके बाद आता है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, और तीसरा है नामकरण यानी नोमेनक्लेचर। इसके बिना काम नहीं चलता। पहचानो, कैटेगराइज करो और फिर नाम दो। सही पकड़ा। और इसके आधार पर जंतु जगत को प्रोटोजोआ यानी एक कोशिकीय और मेटाजोआ यानी बहुकोशिकीय में बांटा गया। और देखो, मुझे स्लाइड पर एक लाल डब्बा दिख रहा है। लाल डब्बा? हाँ, ये रेड एग्जाम अलॉट बॉक्स है। ध्यान देना, एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्गीकरण का सबसे पहला चरण क्या है, तो जवाब है पहचान। और ज़ूलॉजी के जनक एरिस्टोटल हैं। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ओह, गॉट इट। आइडेंटिफिकेशन और एरिस्टोटल। और इस बॉक्स में ये भी लिखा है कि मानव बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी मेटाजोआ का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। इंसान मेटाजोआ है, ये तो समझ आता है, क्योंकि हम मल्टीसेलुलर हैं। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं, जो कि प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा के बारे में है। इस स्लाइड का 3D विजुअल भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है सर। हाँ, देखो इस दूसरी स्लाइड पर उस किताब के ऊपर एक 3D अमीबा और स्पंजेस तैरते हुए नजर आ रहे हैं। स्पंजेस और अमीबा तैर रहे हैं? ये कैसा विजुअल है? ये दिखाता है कि जीवन की शुरुआत कितनी सूक्ष्म और अजीब हो सकती है। अब प्रोटोजोआ शब्द की बात करें तो ये गोल्डफस ने दिया था। राइट। अमीबा के बारे में मैंने पढ़ा है कि इसका कोई शेप नहीं होता, तो ये खाना कैसे खाता है? बड़ा ही अजीब तरीका है। अमीबा अपना खाना सूडोपोडिया यानी कूटपात से ग्रहण करता है। वो अपने ही शरीर को आगे बढ़ाकर नकली पैर बना लेता है। नकली पैर? नेचर भी क्या क्या आविष्कार करती है। सच में। और पैरामीशियम को देखो, वो एक चप्पल यानी स्लीपर के आकार का होता है और सीलिया के द्वारा चलता है। सर, इसमें एक और नाम है, ट्रिपेनोसोमा, और ये टिच से फ्लाई से फैलता है। वेट, सच में? क्या हुआ, हैरानी हुई? बहुत ज्यादा। मतलब इतने छोटे जीव एक मक्खी के जरिए इंसान को स्लीपिंग सिकनेस यानी नींद की बीमारी कैसे दे सकते हैं?
ये तो किसी हॉरर मूवी जैसा है। बीमारियां ऐसी ही होती हैं। मलेरिया का भी जिक्र यहाँ है। वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है और फीमेल एनोफिलिस मच्छर द्वारा फैलता है। मच्छर तो सिर्फ एक कैरियर है। मतलब असली विलन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बिल्कुल। अब पोरीफेरा को समझते हैं। ये छिद्रों वाले यानी पोर बेरिंग जीव हैं। इन छिद्रों को ऑस्टिया कहते हैं। इनमें क्या कोई प्रॉपर बॉडी सिस्टम होता है, लाइक ऑर्गन्स? नहीं, इनमें कोई स्पष्ट अंग तंत्र नहीं होता। और रुको, यहाँ एक और रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। ध्यान दो, एग्जाम के लिए याद रखना जरूरी है। क्या लिखा है उसमें सर? इसमें लिखा है कि युगलीना को जंतु और पादप यानी प्लांट एंड एनिमल के बीच की योजक कड़ी यानी कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है। युगलेना, आधा प्लांट आधा एनिमल, ये तो वैसी माइंड ब्लोइंग है। और दूसरा पॉइंट, बाथ स्पंज के नाम से यू स्पॉन्जिया को जाना जाता है। बाथ स्पंज, ठीक है, नोटेड। अब आगे क्या है इस लाइब्रेरी में? अब हम तीसरी स्लाइड पर बढ़ते हैं, जहां और भी अजीब जीव हैं। इस स्लाइड पर क्या विजुअल है साहब? देखो, इस बार किताब के ऊपर एक 3D हाइड्रा और एक केचुआ यानी अर्थवर्म ग्लो कर रहे हैं। हाइड्रा के टेंटिकल्स एकदम क्लियरली दिख रहे हैं इस विजुअल में। हाइड्रा के वो लंबे लंबे धागे जैसे टेंटिकल्स ना? हाँ, वही। ये कोलेंटरेटा संघ में आते हैं और इनकी सबसे अजीब बात पता है क्या है? इनमें श्वसन और रक्त तंत्र यानी रेस्पिरेटरी और ब्लड सिस्टम होता ही नहीं है। वेट, बिना ब्लड और बिना रेस्पिरेशन के कोई जिंदा कैसे रह सकता है? यही तो इनकी खासियत है। उनका बॉडी स्ट्रक्चर इतना सिंपल होता है कि डिफ्यूजन से काम चल जाता है। इस संघ में कोरल भी आते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं, जिन्हें हम समुद्र का बगीचा कहते हैं। समुद्र का बगीचा सुनने में तो काफी सुहाना लगता है, लेकिन ये अगला नाम देखकर मुझे थोड़ी घिन आ रही है। फ्लैटवर्म्स। हाँ, प्लैटीहेलमिंथस यानी चपटे कृमि। इसमें टेनिया यानी टेपवर्म आता है। मैंने सुना है कि इनमें आहार नाल नहीं होती, इसलिए ये इंसान की आंत यानी इंटेस्टाइन्स में परजीवी बनकर रहते हैं। ईव। हाँ, पैरासाइट बनकर पचा पचाया खाना लेते हैं। ये तो एकदम बिन बुलाए मेहमान जैसा है, पूरा खाना चुरा लेते हैं। सही बात है। अब नेमाटोडा को देखो, इसमें एस्केरिस और वुचिरेरिया आते हैं। वुचिरेरिया से हाथी पांव यानी एलिफेंटियासिस बीमारी होती है और एनेलिडा में केचुआ आता है। केचुआ यानी अर्थवर्म, जो किसान का मित्र कहलाता है क्योंकि वो मिट्टी उपजाऊ बनाता है, राइट? बिल्कुल सही। और जोंक यानी लीच भी इसी संघ में आती है। और यहाँ स्लाइड पर दूसरा रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिख रहा है। अलर्ट बॉक्स, इस बार क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? पहला सवाल जो डायरेक्टली आता है, हाइड्रा में श्वासन तंत्र नहीं होता है। और दूसरा, हाथ पांव बीमारी किस कृमि से होती है? जवाब है वुचिरेरिया। ये दोनों चीजें एग्जाम में जरूर आती हैं। वुचिरेरिया और हाथ पांव, ठीक है। ये डीप डाइव सच में काफी इंटेंस हो रहा है। तो चलो अब चौथी स्लाइड पर नजर डालते हैं, जो सच में जायंट्स की स्लाइड है। जायंट्स? यहाँ किसी डायनासोर की बात हो रही है क्या? नहीं, विजुअल देखो। देखो, इस स्लाइड पर किताब के ऊपर एक 3D बिच्छू यानी स्कॉर्पियन और एक 8 भुजाओं वाला ऑक्टोपस तैर रहा है। एकदम साईफाई मूवी का सीन लग रहा है। ओह, आर्थ्रोपोडा। हाँ, इंसेक्ट वर्ल्ड। सही पकड़ा। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, यानी लार्जेस्ट फाइलम। पृथ्वी के 2/3 जीव इसमें आते हैं। 2/3, पूरा प्लेनेट इन्हीं से भरा है हम। हाँ, कीट यानी इंसेक्ट्स इसमें आते हैं, जिनके 6 पैर होते हैं और वो ट्रेचिया से सांस लेते हैं, जैसे कॉकरोच या तितली। वेट सर, यहाँ मेरे पास एक बहुत बड़ा पुशपैक है, मकड़ी यानी स्पाइडर। मेरे नोट्स कह रहे हैं कि वो इंसेक्ट नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही लिखा है। वेट, मकड़ी इंसेक्ट नहीं है? ये तो बचपन से सिखाई गई हर बात के खिलाफ है। हम तो हमेशा उसको कीड़ा ही बुलाते हैं। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। देखो, इंसेक्ट्स के 6 पैर होते हैं, जबकि मकड़ी के 8 पैर होते हैं। इसलिए ये एक एक्सेप्शन है और इसे अरैक्निड कहा जाता है, इंसेक्ट नहीं। 8 पैर की वजह से पूरी कैटेगरी ही अलग। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और अब आते हैं मोलस्का पर, जो दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इनका शरीर नरम होता है, पर कैल्शियम कार्बोनेट के कवर से बचा होता है, जैसे स्नेल का शेल होता है, राइट? एग्जैक्टली। स्नेल, कटलफिश और ऑक्टोपस इसी में आते हैं। ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहते हैं। और पता है, इसके खून का रंग नीला होता है। नीला खून, एक और एक्सेप्शन। हाँ, और अब मैं यहाँ इस लाल डिब्बे को यानी रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स को हाईलाइट करती हूँ। इसमें मकड़ी वाला पॉइंट जरूर होगा। बिल्कुल। पहला पॉइंट, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है
और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, मकड़ी को कीट वर्ग में क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि इसके 8 पैर होते हैं। ये स्पाइडर वाला पॉइंट तो मुझे हमेशा याद रहेगा। चलो अब 5वीं स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जहां समुद्री जीवों का अजीब खेल है। विजुअल क्या कहता है सर? इस स्लाइड पर कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के ऊपर एक 3D स्टारफिश और एक भयानक शार्क तैरते हुए दिख रहे हैं। स्टारफिश, ये मेरा फेवरेट मरीन एनिमल है। लेकिन ये एचेनोड्रोमाटा संघ में आती है। इनकी त्वचा कांटेदार होती है और ये सिर्फ समुद्र में मिलते हैं। पर एक ट्विस्ट है, स्टारफिश नाम में फिश जरूर है, पर ये असली मछली नहीं है। ये नेम्स का लॉजिक मुझे सच में फ्रस्ट्रेट करता है। अगर जेलीफिश, सिल्वरफिश, कटलफिश और स्टारफिश मछलियां नहीं हैं, यानी फॉल्स फिशेस हैं। हाँ, तो इनके नाम के आगे फिश क्यों लगाया? ये तो हम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने की साजिश लगती है। समझ सकती हूँ। इसलिए तो ट्रू फिशेस यानी कॉर्डाटा या पाइसिस को अलग से समझाती हूँ। असली मछली की पहचान क्या होती है फिर? इनके हार्ट में सिर्फ 2 चेम्बर होते हैं और ये गिल्स से सांस लेते हैं, जैसे शार्क। पर शार्क में एक भी हड्डी यानी बोन नहीं होती और इसे डॉग फिश कहते हैं। एक भी हड्डी नहीं? हाँ, पूरा कार्टिलेज? हाँ। और स्टोन फिश सबसे जहरीली मछली होती है। पर क्या तुम्हें पता है, सी हॉर्स यानी समुद्री घोड़ा एक असली मछली है। सी हॉर्स असली मछली है? दिखने में तो घोड़े जैसा लगता है। वही तो इल्यूजन है। और एक सबसे जरूरी मछली होती है गैम्बियोसिया। इसे मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए तालाबों में छोड़ा जाता है, क्योंकि ये मच्छर के लार्वे खाती है। वाओ, मॉस्किटो कंट्रोल के लिए मछली। और अब देखो यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स क्या कह रहा है। मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए गैम्बियोसिया का प्रयोग होता है। ये एग्जाम में बहुत आता है। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल का एक बहुत अच्छा तरीका है। और दूसरा पॉइंट, ऑप्शंस में से सी हॉर्स ही एकमात्र ट्रू फिश होती है, तो कंफ्यूज मत होना। बिल्कुल नहीं होऊंगा। अब हम आखिरी स्लाइड पर आ गए हैं ना? हाँ, चलो अब अपनी आखिरी स्लाइड यानी 6ठी स्लाइड पर आते हैं, वर्टिब्रेट्स। इसका विजुअल कैसा है सर? इस स्लाइड पर बुक के ठीक ऊपर एक विशाल 3D ब्लू व्हेल और एक छोटी सी हमिंगबर्ड साथ में हॉवर कर रहे हैं। साइज का क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। एकदम मैसिव और एकदम टाइनी। यहाँ हम एम्फिबियंस यानी उभयचर की बात करते हैं, जो जल और स्थल दोनों जगह रहते हैं, जैसे मेंढक। इनका हार्ट 3 चेम्बर का होता है। फिर आते हैं रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले। सांप और छिपकलियां? हाँ, किंग कोबरा एकमात्र सांप है जो अपना घोंसला यानी नेस्ट बनाता है। ड्रैको एक उड़ने वाली छिपकली है और हेलोडर्मा एक जहरीली छिपकली है। सांप और घोंसला, ये तो पक्षियों का काम है। नेचर है, कुछ भी हो सकता है। फिर एवीज यानी पक्षी वर्ग आता है। इनका हार्ट 4 चेम्बर का होता है और खून गर्म होता है। और हमिंगबर्ड, विजुअल में वही थे ना? हाँ, हमिंगबर्ड सबसे छोटा पक्षी है और ये उल्टी उड़ान यानी बैकवर्ड्स भी उड़ सकती है। ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा है, अबेबील सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है और कीवी सिर्फ न्यूजीलैंड में मिलता है। और हम मैमल्स कहाँ आते हैं? मैमल्स यानी स्तनधारी। हमारा हार्ट 4 चेम्बर का होता है, गर्म खून होता है और हम बच्चों को जन्म देते हैं। ब्लू व्हेल सबसे बड़ी मैमल है, मछली नहीं। और श्रू सबसे छोटा। और हाँ, चमगादड़ यानी बैट उड़ने वाला मैमल है, पक्षी नहीं। एक इनसाइट शेयर करना चाहूंगा सर। हम रूल्स बनाते हैं पर नेचर रूल्स तोड़ती है। जैसे इकिडना और प्लेटिपस, ये तो मैमल होकर भी अंडे देते हैं। ये तो मुझे एकदम आउट ऑफ सिलेबस लगता है। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। कैंगरू भी एक मार्सुपियल है जो अपरिपक्व यानी प्रीमेच्योर बच्चे को जन्म देता है। अब इस आखिरी रेड एग्जाम बॉक्स को स्पॉट कर लेते हैं। इसमें पक्का वो अंडे देने वाला मैमल होगा। एकदम सही। एकमात्र स्तनधारी यानी मैमल जो अंडे देता है वो प्लेटिपस है और एकमात्र सांप जो घोंसला बनाता है वो किंग कोबरा है। ये दोनों एग्जाम्स के हॉट टॉपिक्स हैं। ब्रिलियंट। तो अगर एक क्विक रिकैप करें, आज हमने अमीबा से लेकर ब्लू व्हेल तक इस टैक्सोनॉमी के सफर को समझा। हाँ, और हमने देखा कि बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन सिस्टम कितना लॉजिकल है, पर फिर भी एक्सेप्शंस इस जगह भरे पड़े हैं जो बायोलॉजी को इतना दिलचस्प बनाते हैं। सच में। इस सेशन को एंड करते हुए मेरे पास एक सोचने वाला सवाल है। आज हमने देखा कि इंसान ने हर जीव को एक बॉक्स या कैटेगरी में फिट करने की कोशिश की है। बिल्कुल। पर जब हम यूग्लिना,
मकड़ी या प्लाटीपस जैसे एक्सेप्शंस को देखते हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि नेचर खुद हमारे बनाए इन रिजिड क्लासिफिकेशन रूल्स का मजाक उड़ा रही है? ये किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हमारी बनाई हुई बाउंड्रीज सच में नेचर पर अप्लाई होती हैं या नेचर हमेशा इन बॉक्सेस से आगे बढ़ जाती है। ये बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, तो इस पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। इस डीप डाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स वरेश। मुझे भी बहुत मजा आया। शुक्रिया।